हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। तो कूलाम्स लॉ, जैसे कि ये टॉपिक से आपको पता लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टेट का एक जो बेसिक पार्ट है, यानी इसकी फंडामेंटल यूनिट है कूलाम्स लॉ की, ये इलेक्ट्रोस्टेट की। ठीक है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोस्टेट में हम घुसेंगे तो सबसे पहला जो हमें इसकी जो रूट है वो क्या है, कूलाम्स लॉ मिल रही है। इलेक्ट्रोस्टेट हमें जब तक नहीं आएगी जब तक हमें कूलाम्स लॉ के बारे में नहीं पता होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका कूलाम्स लॉ का जो आपको इम्पोर्टेंस इसको समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसकी जो इसका बेस है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट का बेस क्या है दोस्तों, कूलाम्स लॉ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कूलाम्स लॉ आखिर क्यों आया है, ये हमें क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि दो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस, मान लो ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस ये क्या करते हैं, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन। अब जैसे दो सेम चार्जेस है, मान लो यहाँ पे मैंने दो सेम चार्जेस ले लिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, यानी ये इसको दूर धक्का मारेगा और ये इसको दूर धक्का मारेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं चार्जेस एक दूसरे को, ये इसको रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं ना कि चार्जेस भी आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के बीच में। फोर्स कैसे लगा रहे हैं, फोर्स ये इसको लगा रहा है तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो बीच में लग रहा है ना एक फोर्स। क्यों, अब ये दोनों भी रिपेल कर रहे हैं, तो यानी फोर्स लगा के ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो भी आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा होता है, ये जो फोर्स लगता है ये कैसा होता है, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चार्जेस कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नेचर कैसा भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ से हमने देख लिया, अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपल्सिव हो जाएगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हमने स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट किया था तो वहीं पे हमने देख लिया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तब उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, जैसे मेरे पास ये दो चार्जेस ले लिए, ये चार्जेस ले लिया, एक ये वाला और एक ये चार्जेस। अब ये दोनों को मैंने बोल दिया कि ये रुके हुए चार्जेस है, यानी एक ये वाला चार्ज है, एक ये। अब इन दोनों के बीच की कुछ सेपरेशन डिस्टेंस आर मान लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे की क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब वो फोर्स जो है वो कब लगाएंगे, जब चार्ज क्या होगा, स्टैटिक में होगा, यानी चार्ज जब मूव नहीं करेगा, यानी वो चार्जेस कैसे होंगे, सोर्स चार्जेस होंगे। अब इलेक्ट्रोस्टेट में आपको पता है हम सोर्स चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, सोर्स चार्जेस का इन्फ्लुएंस देखते हैं पॉइंट चार्जेस के ऊपर या फिर टेस्ट चार्जेस के ऊपर। तो ये हमने पीछे पढ़ा है पीछे की क्लास में। तो यहाँ से हम इतना ही देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो चार्जेस भी कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, यानी वो मूव नहीं करते। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, चार्जेस एट रेस्ट, यानी दो ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट कंडीशन में है वो आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने बोल दिया और ये भी बता दिया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स लगता है इनका भी तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है ना। बाद में हमें कुछ ऐसी थ्योरीज डिस्कवर हुई तो हमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया आपने ये तो बोल दिया कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। अब फोर्स का हमें पता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका क्या होता है, एक
मैग्नीट्यूड भी होता है इसके साथ साथ में। अब डायरेक्शन हमने कैसे बता दी, अट्रैक्टिव है तो वो दो डायरेक्शन ले रहा है, जैसे ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, अब ये प्लस आई कैप में भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस आई कैप में भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, फिक्स्ड हो गई, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है या फिर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये जो है 5, 3, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां से अगर हमें मैग्नीट्यूड पता लग जाए तो हम बता सकते हैं ना कितना फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, उस टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता दिया, डायरेक्शन अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है ये हमने बता दिया, लेकिन ऐसा कोई मैग्नीट्यूड बताने वाला उस टाइम में नहीं था। तो वो मैग्नीट्यूड बताने वाला यानी स्टैटिक चार्जेस के बीच में कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा वो किसने बताया, एक साइंटिस्ट है कुलाम, ठीक है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक लॉ बनाया, कुछ ऑब्जर्वेशंस की चार्जेस के बीच में, यानी वो डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या किया, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है। तो यानी बेसिकली क्या होता है कि जो ये कुलाम्स लॉ है ये हमें क्या बताता है, किन्हीं दो रुके हुए चार्जेस यानी किन्हीं दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में कितना मैग्नीट्यूड लगेगा फोर्स का, वो हमें बताता है। अब देखो जैसे मैंने 2 पॉइंट चार्जेस की ले लिए थे, यहाँ पे मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज रखा है, इसका कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो अब इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है, मतलब ये दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, यानी r डिस्टेंस के सेपरेशन पे ये रखे हुए हैं। अब देखो इनकी डायरेक्शन तो हम बता देंगे कि ये इसको रिपेल कर रहा है, इधर धक्का मारेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन बताएगा, कुलाम्स लॉ। तो चलिए देख लेते हैं कुलाम्स लॉ के भी बारे में कुछ खास बातें, ये इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस ली हमने, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो कैसे बनता है कुलाम्स लॉ। ये जो कुलाम्स लॉ है ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ये समझ लो आप। क्योंकि जब तक कुलाम्स लॉ के बारे में नहीं पता होगा आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैट में, ना तो वो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि ये स्क्वायर है भैया, यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, अब जैसे ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, आपको फोर्स बताना है इस पे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताना है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। तो जब तक आपको कुलाम्स लॉ ही नहीं आएगा तो आप फोर्स कैसे बताओगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट में तो कुलाम्स लॉ आपके साथ साथ चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, कुलाम्स लॉ tells us about the Coulomb's law tells us about the magnitude of force, between 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितने फोर्स का कितना फोर्स लगेगा वो हमें कौन बताता है, कुलाम्स लॉ बताता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। Coulomb's law tells us about the magnitude of force between 2 point charges। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस जैसे ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इन दोनों के बीच में कितना जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो हमें कौन बताता है, कुलाम्स लॉ। अब ये जो पॉइंट चार्जेस है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस कब कंसिडर करते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। चलो ये हेडिंग डालो, पॉइंट चार्जेस। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें देखो आपने पढ़ा होगा कि ये जो अर्थ मास, ये क्या है, अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये हमारा क्या है, सन। अब सन का मास हम मानते हैं कैपिटल एम और अर्थ का मास हम मानते हैं स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच में वैसे तो सेपरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने क्या कर लिया, इमेजिनरी इसको आर मान लिया कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, आर है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने बताया कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F वो कितना लगेगा, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर।
ये इसके बीच में फोर्स लगेगा। जहां पे हम क्या मानते थे, अर्थ को मास को पॉइंट मास कंसीडर करते थे। ये आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा है कि जब ऐसा केस होता है कि जहां पे अर्थ का मास स्मॉल एम है और सन का मास क्या है, कैपिटल एम है, तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, अर्थ के मास को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखो अर्थ मास कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, अर्थ मास पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। अब ये पॉइंट मास क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ को जो है वो पॉइंट मास उस टाइम में हमने क्यों कंसीडर किया था, जबकि अर्थ का मास तो आपको पता है बहुत ज्यादा आता है, सन का मास भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सन के मास के कंपैरिजन में अर्थ के मास को हम पॉइंट मास क्यों कंसीडर करते हैं, और ये पॉइंट मास कैसे कंसीडर करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखो पॉइंट मास का कंसीडर करने का कॉन्सेप्ट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट फॉर कंसीडरिंग पॉइंट मास। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे मैंने ये मान लिया, यहाँ पे ये अर्थ है हमारा और ये क्या है, सन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या बोल दिया, आर। अब देखो ये क्या है, इसका डायमीटर ऑफ अर्थ डीई, और ये क्या है, डायमीटर ऑफ सन। दिस इज डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर ले लिया। तो पॉइंट मास कब कंसीडर करते हैं, जब इन दोनों के बीच का यानी किन्हीं भी दो जो सिस्टम है, इसको एक सिस्टम मान लिया, इसको दूसरा सिस्टम मान लिया। अब किन्हीं भी दो सिस्टम के बीच का सेपरेशन अगर ज्यादा हो इसके डायमीटर के, ठीक है, यानी जो अर्थ का डायमीटर है वो क्या है, बहुत छोटा है इसके सेपरेशन से, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि इसका डायमीटर क्या है, नेग्लिजिबल हो रहा है। तो उस केस में हम क्या मानते हैं, उस सिस्टम को एज ए पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये अर्थ है हमारी और ये सन है, अब आपको पता है इसका मास भी बहुत ज्यादा होता है, इसका मास भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम इसको इसके कंपैरिजन में इसका क्या कर लेते हैं, पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट मास कंसीडर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल आर है और यहाँ पे इसका अर्थ का डायमीटर मान लो मैंने डीई ले लिया, अगर इसका डायमीटर, अर्थ का जो डायमीटर है वो आपको पता है, ये बात प्रैक्टिकली भी होती है कि अर्थ का जो डायमीटर होता है वो इन दोनों के सेपरेशन से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, अर्थ के मास को पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सिस्टम को पॉइंट मास सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो अर्थ का जो डायमीटर है वो इतना छोटा है इन दोनों के बीच के सेपरेशन से, तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं, अर्थ के मास को पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे। ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने ये सब पढ़ा होगा। और ये क्या है, जब पॉइंट मास सिस्टम्स के लिए दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम। तो यहाँ से हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्राइव किया था, वो क्या लगता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, पॉइंट मास वाला है, और ये अर्थ का मास, सॉरी सन का मास है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। वैसे ही सेम केस है पॉइंट चार्जेस के बीच में, कि चार्जेस जब दो रखे हुए हैं तो पॉइंट चार्ज किसको मानना है, ये तो पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट हो गया। पॉइंट मास कैसे, क्योंकि इनके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, मास आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है, मास आता है, क्योंकि हम दो मासेस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, दो मासेस के बीच में फोर्स पढ़ रहे हैं। ये तो क्या है, मासियस बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्जेस को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, कूलम्ब्स लॉ हमने ये पढ़ा है अभी तक। तो यार ये देखो Q1 और Q2, ठीक है। अब ये भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, हमें पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा दो चार्जेस के बीच में। तो वो देखो, अब पॉइंट मास या फिर पॉइंट चार्ज कब कंसिडर करते हैं, आपने ये देख लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा है। वापस से देखो कि जब इसका अर्थ का जो डायमीटर है, हमें पता है अर्थ का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है इन दोनों के बीच के सेपरेशन से, तो ऐसे केस में हम अर्थ को क्या मान लेते हैं, एज ए पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, दो चार्जेस के बीच में करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो वो केस तो हमने कब पढ़ लिया, दो मासिव बॉडी के बीच में देखा था हमने कि उसको पॉइंट मास कब कंसिडर करना है। तो वैसे ही सेम केस हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्जेस में दो चार्जेस
के बीच में अगर सेपरेशन आर है तो उसमें पॉइंट चार्ज किसको करना है वो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये चार्ज ले लिया, ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया Q1 चार्ज और दिस इज Q2 चार्ज। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया R, ठीक है, R इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब ये कोई स्फेरिकल, ये चार्ज स्फेयर है, अब ये चार्ज है तो ये क्या है, स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है। अब इसको मैं जूम करके देख रही हूँ, जूम किया तो ये कुछ ऐसा सा है, इसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर इसकी वॉल्यूम में, क्योंकि स्फेरिकली चार्ज बॉडी है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, स्फेरिकली चार्ज बॉडीज, तो इसके चार्जेस इसके अंदर है यानी इसकी वॉल्यूम में चार्जेस है। अब इसका जो डायमीटर मैंने क्या ले लिया, डी डायमीटर ले लिया, डी डायमीटर, ये इसकी रेडियस क्या है, आर है। डी डायमीटर का मतलब क्या है कि इसकी डी डायमीटर यानी पूरे इसके अंदर, इसके डायमीटर की रेंज के अंदर चार्जेस क्या है, अंदर तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको पॉइंट चार्ज, कब इन दोनों में से पॉइंट चार्ज किसको कंसीडर करना है या कब कंसीडर, किसी को भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट चार्ज को कंसीडर करने का मीनिंग क्या है कि जैसे ही ये जो दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, ये दो चार्ज स्फीयर है, इनके बीच में क्या है, अगर इनका जो डायमीटर है चार्ज स्फीयर का, मान लो ये स्फीयर एस है, इसका जो डायमीटर डी है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा है, किससे, इन दोनों बॉडीज के डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट चार्ज कंसीडर करने का कॉन्सेप्ट होता है। एक बार फिर से देख लो कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कर लिया, दो चार्जेस ले लिए, एक को नाम दे दिया Q1, दूसरे को नाम दे दिया मैंने Q2। अब मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने R ले लिया। अब देखो इसको जब मैं जूम कर रही हूँ तो ये क्या है, चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम में चार्जेस है हमारे पास, और वो जो चार्जेस हैं वो इसके डायमीटर तक रेंज में फैले हुए हैं, यानी इस पूरे स्फीयर के अंदर वो चार्जेस फैले हुए हैं। अब देखो अगर इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच का सेपरेशन R है, अगर वो इसके डायमीटर D से बहुत ज्यादा, यानी इसके डायमीटर रेंज से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट चार्ज उसको मान लेंगे। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज स्फीयर को क्या कर रहे हैं, एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट चार्जेस को बताने के लिए, और यही पॉइंट चार्ज होता है जहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन में देखते हैं ना, कूलम्ब्स लॉ टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये जो पॉइंट चार्जेस है यहाँ पे, यही एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक हम चार्ज स्फीयर है उसको जो उसका देखते हैं कि जो सेपरेशन है, ये जो दो चार्ज बॉडीज है, ये दो चार्ज बॉडीज है हमारे पास, इनका जो बीच का जो सेपरेशन है वो इसके डायमीटर से कहीं ज्यादा बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब इंटरव्यू में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज, तो आपसे जब भी पूछे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन अगर उसके डायमीटर से बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, उसको पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट मास या फिर पॉइंट बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए इसका वेक्टर रूप दे लेते हैं। अब देखो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ कैसे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखो ये मैंने एक स्पेस में इसका रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, इसको मान लो Z, Y एंड X। अब यहाँ पे कोई भी सोर्स चार्ज रखा है, इस सोर्स चार्ज को Q1 मान लो, और ये मान लो मेरा क्या है, Q2 चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज। अब ये सोर्स और टेस्ट क्या होते हैं, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है कि सोर्स चार्जेस कौन से होते हैं, जिनकी वजह से फोर्स लगता है, ठीक है, और टेस्ट चार्जेस कौन से होते हैं, जिन पर फोर्स निकालना होता है या जिन पर फोर्स लग रहा है बाकी सभी चार्जेस के कारण। और सोर्स चार्जेस क्या होते हैं, ये पावरफुल होता है, यानी इसके सोर्स चार्जेस के पास अधिकार होते हैं टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाना या टेस्ट चार्ज को अपने से दूर भेजना। अब कैसे, देखो जैसे ये है कोई स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे प्लस क्यू 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 ये चार्ज है। अब हमें पूछा है कि इस वाले चार्ज पे, इस कॉर्नर वाले चार्ज पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो इस कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है तो इसको टेस्ट चार्ज मान लो, ठीक है। जिस पे चार्ज निकालना होता है ना हमें फोर्स, सॉरी जिस पे हमें फोर्स निकालना रहता है वो उसको क्या अज्यूम मानते हैं हम, टेस्ट चार्ज मानते हैं, और ये कम पावरफुल होता है। और किन की वजह से निकालना है, इन तीनों की वजह से इसके ऊपर लगेगा चार्ज। अब इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। तो ये तीनों चार्जेस क्या हो गए, हमारे सोर्स चार्ज कहलाएंगे। अब सोर्स चार्जेस के पास क्या होता है, स्पेशल पावर होती है
कि ये इस टेस्ट चार्ज को अपने पास भी बुला सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये अपने पास बुलाएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करके इसको दूर भेजेगा। यानी इस डायरेक्शन क्या होगी इसकी चार्जेस की, फोर्स की, वो क्या डिसाइड करेगा, सोर्स चार्ज डिसाइड करेगा। यानी इसका इन्फ्लुएंस देखना है हमें। इस पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में हम क्या करेंगे, सोर्स चार्जेस का इन्फ्लुएंस देखेंगे किसके ऊपर, टेस्ट चार्जेस के ऊपर। यानी इसका जो फील्ड जनरेट होता है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होता है फोर्स की फॉर्म में। तो यहाँ से ये समझ में आ गया सोर्स चार्जेस क्या होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स निकालना है। यानी ये क्या है, ऐसा फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों जो इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है टेस्ट चार्ज। तो जिसकी वजह से फोर्स निकालना है वो तो सोर्स चार्ज होते हैं, और जिसके ऊपर फोर्स निकालना है वो क्या होते हैं, टेस्ट चार्जेस होते हैं। तो अब देखो यहाँ से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, सोर्स चार्ज अज्यूम कर लिया Q1, और ये क्या है Q2 टेस्ट चार्ज। अब ये देखो यहाँ से ओरिजिन से ये ओरिजिन से R' डिस्टेंस पे है सेपरेटेड, और ये ओरिजिन से क्या है, R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो करली R वेक्टर से डिनोट कर दिया मैंने। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, R' वेक्टर है। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो कि क्या कहता है, ठीक है, R' वेक्टर प्लस करली R वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। अब यहां से जो करली R वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस R' वेक्टर, ठीक है। R' क्या, ये सॉरी करली R वेक्टर क्या है, यहाँ से दो चार्जेस जो है हमने लिए, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, करली R वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यानी दो चार्जेस के बीच के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से पहली नंबर बात, कूलम्ब्स लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया, वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस पे कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया कि जो फोर्स जनरेट होता है ना दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है, उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जनरेटेड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। यहाँ से पहली नंबर बात हमने देख ली। फिर तो दूसरी बात क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में R², इसके कि यानी जो फोर्स जनरेट हो रहा है यहाँ से वो क्या हो रहा है, इसके जो दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, ठीक है। दो बात, पहली बात कौन सी, जो फोर्स जनरेट हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, जिसमें एक सोर्स चार्ज रहेगा आपका और एक टेस्ट चार्ज रहेगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है यानी इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या होगा, Q1 एंड Q2 यानी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से पहली नंबर बात हमने देख ली। ये कूलम्ब्स लॉ की कुछ खास बातें हैं ये जो देख रहे हैं हम। फिर दूसरी बात क्या है कि जो सेपरेशन है इन दोनों चार्जेस के बीच का, उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। दूसरी नंबर बात, अब देखो ये यहाँ से अब आप दोनों चीज को देखो, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रटाओ, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R²। यहाँ से ये आ गया। अब ये जो Q1 है ये सोर्स चार्ज भी हो सकता है या फिर टेस्ट चार्ज, जो भी आप मान रहे हो, Q1 एंड Q2 ये दोनों चार्जेस है। अब इन दोनों को मैं मिला के लिख रही हूँ तो यहाँ से दोनों सेम चीजें हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब भी हम हटाते हैं तो आपको पता है एक अलग से कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। के है यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या है, किसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये हमें याद रखनी है, कोई भी एग्जाम में हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में याद है, बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके इसको निकाल पाओगे। अगर याद नहीं भी है तो भी आपको चलेगा, क्योंकि ये गिवन रहती है कुछ क्वेश्चंस में। अगर गिवन नहीं है तो कई बार ये क्या करता है, ऑप्शंस देके हमें
पूछवा लेता है। तो ये क्या है, हमारा कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ एक बार फिर से देख लो। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो क्या होगा, उन दोनों चार्जेस के बीच का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। फिर जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर, इसके डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से जो K है हमारे पास, इसकी एक और वैल्यू होती है, देखो K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसमें देखो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, अब ये वैल्यूज पुट करोगे आप यहाँ से 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, तो यहाँ से K हमारा क्या बन जाएगा, 9 इंटू 10⁹, ये कुछ ऐसी कुछ वैल्यू बन जाएगी हमारी। तो ये दोनों वैल्यूज आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को तो आप ये भी वैल्यू रख सकते हो। और तो ये सब होने के बाद हमने दो चीजें पढ़ी हैं, पहले सेंट्रल फोर्स एंड नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में। अगर नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ से सुन लो कि एक टर्म आती है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है और मैं इसकी बातें यहाँ क्यों कर रही हूँ आपसे, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की बात आपसे यहाँ क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम क्या होती है। अब देखो ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, दो बॉडी Q1 एंड Q2, ये मेरे पास क्या है, दो चार्ज बॉडी है Q1 एंड Q2। अब इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है और उसकी डायरेक्शन है, अगर इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसी के अलोंग हो इसकी डायरेक्शन, क्या कह रही हूं मैं कि ये दोनों जो बॉडीज हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स, यानी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स और उसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलोंग अगर इसकी फोर्स की डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिक्र क्यों किया है मैंने इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में जो कूलाम्स लॉ है वो भी एक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कौन सी होती है, जो 1 अपॉन में R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उन सबको हम किस में काउंट करते हैं, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में। अब देखो कूलाम्स लॉ ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पे भी वही चीज है। देखो दो बॉडीज ले ली मैंने, ठीक है, Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन मैंने R मान लिया। अब यहाँ से मैं फोर्स निकाल रही हूँ, इसका मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल रही हूँ कूलाम फोर्स से। यहाँ से मैं देख रही हूँ इसकी जो डायरेक्शन है वो या तो अट्रैक्शन की वजह से या फिर रिपल्शन की वजह से इसकी आई कैप आएगी या फिर माइनस आई कैप आएगी। डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा, यानी इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रहेगी। ठीक है, तो हो गई ना ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखो, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम होती है और एक होती है नॉन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। अब सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कौन सी होती है, जैसे दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया और एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। अब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर इसी के इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग अगर इसकी डायरेक्शन है तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में उसको हम कंसीडर करेंगे। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो, जैसे एक ये बॉडी ले ली मैंने Q1 और एक ये बॉडी ले ली Q2। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, इसके बीच का सेपरेशन R है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन मान लिया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, वो सभी फोर्सेस किस में आएंगे, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टेट में इसकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या होता है, सेम होता है कि जब हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और एक सोर्स चार्ज लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का, तो वो तो कुछ आ जाती है, मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन जो फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो तो इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होती है ना। इन दोनों को, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है, तो वो सभी किस में आते हैं, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टेट है, इसमें कूलाम लॉ है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सभी क्या है, सभी क्या है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के एग्जांपल्स हैं। अब देखो नॉन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो उसके उन
उन दोनों को मिलाने वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ना हो, ठीक है, उनको हम क्या बोल लेंगे, सेंट्रल नॉन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कुछ और भी आप देख लेना, सर्च कर लेना। तो यहाँ से आपको पता लग गया सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम और नॉन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कौन सी होती है। यानी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हो जाए तो वो किस में आएंगे, सारे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आएंगे। अब ये कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का एग्जांपल है। तो यहाँ से हमने देख लिया सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड नॉन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का। तो अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभी कूलम्ब्स लॉ हमने देखा है क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये है कूलम्ब्स लॉ। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस जिसमें कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है और आपको पूछा जाता है कि इस वाले चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्जेस के कारण फोर्स बताओ। तो वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा पार्ट और बाकी इसका वो देख लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने देखा था कि जो F है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो कितना देखा था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये तो किस में था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में था इसकी। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, अब हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है। तो यहाँ से देखो, ये हमने देखा था इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो यहाँ से इसको टेस्ट चार्ज माना था और ये Q2 था, सोर्स चार्ज था, ठीक है। तो ये इसकी R डैश डिस्टेंस थी, ये स्मॉल r थी, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, और ये क्या था, करली r वेक्टर। अब हमें क्या देखना है कि जो फोर्स है वो क्या r डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो फोर्स है वो इससे r डिस्टेंस सेपरेटेड है और ये r डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर हमें इसका जो r कैप है यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालने हम इस r डायरेक्शन की डायरेक्शन में, r वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो वो देखो फोर्स की डायरेक्शन इसका वेक्टर फॉर्म में देखो, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर, ये ऐसे नहीं आप ये वाला लिख दो, ऐसे नहीं होगा, इन दोनों फोर्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस आएगी, डॉट R कैप। अब ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म था। अब वेक्टर फॉर्म में है तो इसका r डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तभी तो वो वेक्टर फॉर्म में, यानी इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम जानते हैं कि r डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अगर हमें r डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर पता लग जाए, यानी r कैप है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर r डायरेक्शन में पता लग जाए तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो वो r कैप यहाँ से देख लो। अब ये जो r कैप है ये यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ से देखो r कैप इक्वल्स टू क्या होता है, r वेक्टर टू द मोड ऑफ r वेक्टर। अब हम जानते हैं कि ठीक है, r वेक्टर ये हो गया और अपॉन में r, ये r वेक्टर अपॉन में r, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो इसका वेक्टर हट जाएगा। तो यहाँ से ये करके देखो, वैल्यूज पुट करो, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ से r वेक्टर अपॉन में r। तो ये क्या बन गया, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब और डॉट R वेक्टर। ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, किसकी, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हो, F वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब टू द R वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए तो आप उसको ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, ये क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये चीज भी करेक्ट है और ये चीज भी करेक्ट है। ये क्या है, इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में है इसलिए वेक्टर साइन हट रहा है, और ये क्या है, इसके वेक्टर फॉर्म में है तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। आर कैप क्या है, आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो ये या इसकी वेक्टर फॉर्म है, तो ये भी दोनों तीनों ही फॉर्म इसकी एकदम करेक्ट है। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप इससे फॉर्म डिफाइन करेंगे, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछे यानी इसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पूछे तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब डॉट R वेक्टर। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स है अगर वो दोनों प्लस में है तो कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। Q1 इफ
Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर ये दोनों सेम हो यानी सेम पोलैरिटी के हो, Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तब हम क्या करेंगे कि अगर ये सेम पोलैरिटी के हैं तो इसका मतलब ये जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आर कैप इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये यहाँ से एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डॉट आर कैप। फोर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर सेकंड, ये क्या है फर्स्ट केस, अगर सेकंड केस इफ Q1 पॉजिटिव हो और ये क्या हो Q2 नेगेटिव हो, उस तरीके में उस केस में क्या होगा, ये रिपेल अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन बनेगी, तो ऐसे डायरेक्शन बनेगी तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है इसके माइनस ऑफ आर कैप डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, यहाँ से हटा के हम फोर्स की चार्जेस की पोलैरिटी से हम बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। अब इसमें फर्स्ट केस हमने क्या देखा कि जब दोनों चार्जेस क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी Q1 भी पॉजिटिव है और सेकंड जो Q2 चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो उसमें हमारा जो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तब मान लो ये फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि जब पोलैरिटी इसकी दोनों की क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी, इस साइड बनेगी। ठीक है, इस साइड बनेगी मतलब एक दूसरे से दूर भागते हुए। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे, ये आर कैप है इसकी डायरेक्शन। अब जो सेकंड केस है वो हमने क्या लिया कि जब Q1 पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो, नेगेटिव, यानी दोनों अपोजिट चार्जेस हो, उसमें हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसमें डायरेक्शन कैसे होगी, ये इसको इस केस में क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी डायरेक्शन इस बार क्या होगी, इसकी तरफ होगी, Q1 की तरफ। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन किसका है, क्योंकि Q1 पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और ये आर कैप। ठीक है, अब आप नेगेटिव साइन यहां ना लगा के यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये साइन यहां पे भी आ सकता है अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली ले रहे हो तो। ठीक है, अब यहां से हमने क्या देख लिया कि चार्जेस की पोलैरिटी से फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमने ये क्या देख लिया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने देख लिया, और आज हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसका डेरिवेशन और इसके वेक्टर फॉर्म में इसका नोटेशन। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है चार्जेस का, वो देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।